Hello everyone, welcome back to MBA Prep where I am going to take sessions for the CMET 2025 and this is the class number 7 for the quantitative aptitude के जो practice questions हैं definitely वो आपकी help करेंगे if you watch the questions and try to solve them definitely आपका जो revision है वो अच्छे से हो जाएगा और it will be around more than 100 question जब आप क्वेश्चंस का जो लेवल है वो सीमेट और माइकेट के हिसाब से ही है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ देन यू कैन कनेक्ट विद एमबीए प्रेप का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ आपको मिल जाएगा ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एंड बेसिकली इट इज़ फ्रॉम दैट एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 by bike, 80 kilometer at the speed of 40 by car and another 6 kilometer at the speed of 2 on the foot. So find the average speed. So whenever we have to find the average speed, एक ही बात समझ में आनी चाहिए that is total कितना distance travel हुआ है और उस distance को travel करने के लिए आपको समय कितना लगा है, total time, that's it. तो अगर हम total distance की बात करेंगे, रेशमा ने 45 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 80 किलोमीटर ट्रेवल किया और 6 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा? 45 किलोमीटर ट्रेवल किया है, इससे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? तो 45 ट्रेवल किया है 15 की स्पीड से, तो टाइम उसको 3 घंटे लगेगा। प्लस 80 किलोमीटर ट्रेवल किया 40 की स्पीड से एंड 6 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 की स्पीड से, राइट? तो जो टोटल बनेगा दैट इज 131 बाई 125 प्लस 6 131 एंड 3 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस 3 घंटे, ठीक है? तो ये बनेगा 3 3 6 तो 8 घंटे। सो 131 अपॉन 8, तो यहाँ से 8 बन जाए 8, बचेगा आपके पास 5, 8 6 जा 48, बचेगा 3, 8 3 जा 24 और बचेगा 6, 8 7 जा, ठीक है? तो अराउंड 16.3 के किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी एवरेज स्पीड बनेगी। होपफुली इट इज़ क्लियर। एक ही कंसेप्ट था यहाँ पे, जो की कंसेप्ट है दैट इज द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल कितना डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है। दिस इज द एवरेज स्पीड, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two ships are on the opposite side of a lighthouse such that all three of them are collinear and the angle of depression of the two ships from the top of the lighthouse are 30 degree and 60 degree. If the ships are 230 root 3 meter apart, so find the height of the lighthouse. ठीक है, तो height and distance का question है। तो सपोज दिस इज अ लाइट हाउस जिसकी हाइट h है एंड देर आर टू शिप्स। मान लेते हैं शिप नंबर 1 है और ये शिप नंबर 2 है एंड बोथ आर अपोजिट ऑफ द लाइट हाउस एज इट इज गिवन। सो वन इज मेकिंग 60 डिग्री, तो पास वाला एंगल बड़ा होता है तो ये 60 डिग्री है और जो थोड़ा दूर होता है वो छोटा एंगल होता है 30 डिग्री। नाउ इट इज गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 230 रूट 3, राइट? ये डिस्टेंस गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब भी ये बहुत की कंसेप्ट है, व्हेनेवर वी हैव राइट ट्राइंगल 30 60 90 का एंगल बनता है, तो 30 के सामने जो भी वैल्यू होगी के, 60 के सामने रूट 3 टाइम्स ऑफ के होगा और जो हाइपोटेन्यूज है वो डबल ऑफ के होगा, दैट्स इट, ठीक है? तो अगर मैं इस हाइट को एच एज्यूम करता हूँ तो 30 के सामने आपके पास एच है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी एच रूट थ्री बनेगी। होपफुली इट इज क्लियर, राइट? भाई हाइट एच है तो एच रूट 3 बनेगा क्योंकि एंगल 60 बनने वाला है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा बाय द 90 प्रॉपर्टी 30 होगा क्योंकि ये तो 90 है, ठीक है? अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल पे देखता हूँ तो हाइट इज 60, सॉरी हाइट इज एच एंड ये 60 के सामने है, तो 30 के सामने एच अपॉन रूट 3 बनेगा। होपफुली इट इज क्लियर। आप ये समझो कि आपके पास 60 डिग्री का एंगल है एंड दिस हाइट इज एच, तो ये 30 है, तो जो भी 30 के सामने बनेगा उसका रूट 3 टाइम्स 60 के सामने बनेगा, या फिर आप उल्टा सोचिए जो भी 60 के सामने बनेगा 30 के सामने उसका 1 अपॉन रूट 3 टाइम्स होगा। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, जो शिप के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज कमिंग आउट टू बी एच अपॉन रूट 3 प्लस एच रूट 3 और ये आपको दे रखा है 230 रूट 3, दैट्स इट। अब आपको एच की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आई कैन टेक एच कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 230 रूट 3। तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं इसका, मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सॉल्व करता हूँ इसको। दैट इज एच इंटू 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 230 रूट 3। सो एच इंटू ये हो जाएगा दैट इज रूट 3, इनका एलसीएम आएगा 1 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 हो जाएगा ये 230 रूट 3। सो एच इंटू
ये हो जाएगा 4/√3, 230√3, तो h इक्वल्स टू 230√3 इंटू 230√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4. So that would be 230 into 3 divided by 4. So 2 से 2 and 2 से हो जाएगा 115 and this is 345/2, तो ये हो जाएगा 172.5. तो this is the height of the lighthouse, 172.5 मीटर. Hopefully it is clear. थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट आपको लग सकता है बट इजी था कैलकुलेशन पार्ट, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, दो आई हैव रिड्यूस कैलकुलेशन थोड़ा सा रेशियो वाले प्रॉब्लम से, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है. दैट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 9. ठीक है, तो आपको दो रिमाइंडर चाहिए, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर चाहिए, राइट. सो वट एवर बी द नंबर ऑफ लार्जेस्ट दैट इज n इक्वल्स टू, ये जो नंबर है 3 से डिवाइड होकर दो रिमाइंडर दे रहा है तो 3k + 2, यही मतलब है. 5 से डिवाइड होकर भी दो रिमाइंडर दे रहा है एंड 9 से डिवाइड होकर भी दो रिमाइंडर दे रहा है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो पहले हमने k ले लिया, इसको हम फिर p ले लेते हैं और फिर इसको 9 से डिवाइड करके हम y ले लेते हैं. ठीक है, सब में दो रिमाइंडर मिल रहा है. सो वेन एवर वी हैव टू फाइंड द नंबर होता है एलसीएम ऑफ द दैट इज डिवाइजर 3, 5 और 9 प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो एक्स्ट्रा रिमाइंडर अगर सेम है तो हम ऐड करेंगे. नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 9. तो 3, 5, 9 का एलसीएम प्लस रिमाइंडर इज 2. सो तो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास जो आएगा इसमें दैट वुड बी 47. वो तो ठीक था, मतलब 45 + 2 47, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है. बट हम चाहते हैं कि 3 डिजिट का नंबर बने, तो लार्जेस्ट जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वुड बी 45 का कोई भी मल्टीपल प्लस 2. अब यहाँ से हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी क्योंकि जो 45 है इसमें 3, 5 और 9 कंज्यूम हो जाएंगे. ठीक है, सो इफ आई टेक 20, इवन 21 बाई 20 पे आपको मिलेगा 900. 25 इंटू 45 इंटू 20 900. तो हम इसमें डबल और ऐड कर सकते हैं बिकॉज आप 45 ऐड करेंगे तो 21 टाइम्स हो जाएगा 45. ठीक है, आप सोच के देखो, हम जस्ट टेक 45 का कोई भी मल्टीपल प्लस 2. सो m की वैल्यू कम से कम मोटा मोटा आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कम से कम आपको लार्जेस्ट आना है. तो 20 लेने पर आपको ये पता चलेगा नंबर जो बनेगा 45 इंटू 20 + 2 दैट इज 902. बट क्या इससे भी बड़ा नंबर पॉसिबल है? अगर मैं 45 इंटू 22 करता हूँ तो 22 इंटू 5 110, 11 22 इंटू 4 88 प्लस 11 90. तो 990 इज द लार्जेस्ट नंबर जो कि 3, 5 और 9 से डिवाइड हो रहा है. बट आपको दो रिमाइंडर चाहिए तो आपको इसमें दो ऐड करना पड़ेगा. सो 992 इज द फाइनल आंसर. इट इज सेइंग दैट अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट. तो प्रिज्म एंड पिरामिड की जब बात होती है तो बेसिकली प्रिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे एक सिलेंडर है. ठीक है, ये एक प्रिज्म है. वाई सो? बिकॉज इसका जो टॉप एरिया है और इसका जो बॉटम एरिया है वो सेम टू सेम है. तो ये जो कैटेगरी है प्रिज्म की कैटेगरी. अगर आप एक क्यूब बनाते हैं तो ये भी क्या है, एक प्रिज्म है. अगर आप एक क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रिज्म है. तो अगर आपको ये लगता है कि टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम टू सेम है तो ये प्रिज्म की कैटेगरी है. अब पिरामिड में क्या होता है कि टॉप एरिया 0 होता है. ऑलमोस्ट टॉप एरिया क्या होता है, 0. जैसे कोन है, इजिप्ट के पिरामिड आपने देखे होंगे, सुने होंगे. तो कोन में जो टॉप एरिया होता है वो पॉइंट हो जाता है, 0 हो जाता है. तो ये आपके पास है दैट इज पिरामिड. तो होपफुली पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए. अब ये बोलता है वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं. तो देखो जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये होता है बेस एरिया इनटू हाइट. बेस एरिया इनटू हाइट. ठीक है, थोड़ा सा और साफ लिखता हूँ यहाँ पे. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है दैट इज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट. और जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दैट इज 1/3 ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट. दैट्स इट. तो इसका मतलब जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है वो हमेशा प्रिज्म से 1/3 होगा. कंडीशन अप्लाइड के दोनों का सेम हाइट है और दोनों का सेम बेस एरिया है. ठीक है, इसमें खुद बोला है सेम बेस है और उसकी सेम हाइट है. ठीक है, सेम बेस का मतलब सेम ज्योमेट्रिकल फिगर है इसका. तो
वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म एंड द पिरामिड, दैट्स इट। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिरामिड तो कितना बनेगा, बाय द रेशियो। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ सो दैट आई कैन हैव द स्पेस। सो दैट वुड बी बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, एंड ये 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट। दो दे हैव द सेम बेस एरिया सेम हाइट, तो रेशियो वुड बी 3:1। सो whenever we have volume of prism and pyramid, they have the same base, they have the same height, prism का जो वॉल्यूम होगा वो 3 टाइम्स होगा पिरामिड से, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, is saying PQR can finish their work in 5 days, 10 days and 15. So P, Q and R, they can finish the work in 5, 10 and 15. So let the work is 30, जो कि LCM हो जाएगा। तो if I talk about efficiency of P, तो efficiency का मतलब है total work divided by the efficiency, sorry number of days। तो 6 मतलब ये 6 वर्क पर डे कर रहा है। Q का efficiency 30 divided by 10 that is 3, and that of R is 30 divided by 15 that is 2, right। तो ये आपके पास एफिशिएंसी निकल के आएगा। नाउ इट इज सेइंग आपको 30 वर्क कंप्लीट करना है, पी एंड क्यू वर्क ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे पी एंड क्यू वर्क करते हैं, तो पी एंड क्यू कितना वर्क कर पाएंगे, दैट इज 9। सेकेंड डे पे पी एंड आर वर्क करेगा, तो पी एंड आर ये करेगा आपके पास 6 + 2 8, एंड दैट वी हैव पी एंड क्यू ऑन द थर्ड डे, ठीक है। तो ये इस तरह से साइकिल रिपीट हो रही है। तो पी एंड क्यू फिर से 9 करेगा। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं, चलो इसको ले ही लेते हैं भाई, इसने 9 कर दिया, तो टोटल आपके पास 9 और 8 17 और 9 26, ठीक है। तो 26 वर्क कंप्लीट हो गया 3 डेज में। होपफुली इट इज क्लियर भाई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 3 दिन में 3 डेज में 26 वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ डे किसकी टर्न आएगी, फोर्थ डे जो बारी आएगी वो दैट वुड बी ऑफ P + Q, P + R। तो P + R, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी 8 वर्क की है, बट वर्क लेफ्ट कितना बचा है, हाँ भाई वर्क बैलेंस। तो वर्क बैलेंस बचा है 30 में से 26 माइनस करके, क्योंकि 30 टोटल था, 30 टोटल था ना आपके पास, 30 बस टोटल वर्क, और हमने 26 कंज्यूम कर लिया या फिनिश कर लिया, तो हमारे पास 4 वर्क बचा है। अब ये 8 वर्क पर डे में करते हैं, तो आप सोच के देखो कि 4 वर्क करने में इनको आधा दिन लगेगा, हाफ डे लगेगा भाई। 8 दिन में यदि पूरा वर्क करते हैं, सॉरी एक दिन में 8 वर्क करते हैं, तो हाफ डे में वो 4 वर्क कंप्लीट करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज जो टोटल लगेंगे इसको काम को पूरा करने में, 3 दिन तो कंप्लीट लगेंगे प्लस फोर्थ का हाफ लगेगा। तो 3:1 days इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो यू कैन लीव योर कमेंट, आई विल बी क्लैरिफाइंग योर डाउट। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट if one of the interior angles of regular polygon is 15/16 times of the other angles of a regular decagon, ठीक है। ये बड़ा awkward सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक कोई भी पॉलीगन है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द रेगुलर पॉलीगन, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, दैट इज नथिंग बट टोटल आपके पास सम कितना है, n-2 × 180 डिग्री। ये आपके पास टोटल सम है, एंड डिवाइडेड बाई ईच के लिए नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर द रेगुलर पॉलीगन। नाउ इट इज सेइंग इट इज 15/16 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। तो वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, हाँ रेगुलर डेकागन, डेकागन मतलब 10 इसमें साइड है, तो 10 - 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 10, ठीक है। नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 10 है। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट आई कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन। सो 180 का तो कोई रोल नहीं बचेगा यहाँ पे, दैट इज n-2/n शुड बी इक्वल्स टू 15/16 × 8/10। सो दिस इज 5 से 2, 5 से 3 एंड 8 से 2, दैट इज 3/4। तो 3/4 n - 2/n equals to 3/4। So from here I can say 4n - 12 equals to 3n, so n equals to 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जो साइड्स हैं पॉलीगन में वो कितनी है, 12 है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं आपके पास, ठीक है। ओके, यहाँ पे जस्ट होल्ड, कुछ एरर किया है हमने, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया, आई थिंक यहाँ पे 8 आएगा,
जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। यहाँ पे देखो 4n माइनस 8 इक्वल्स टू 3n, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगन में 8 है, ठीक है। अब डायगोनल निकालने के लिए मेरे पास हर वीडियो में मैंने आपको बताया व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द डायगोनल, तो जो नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं दैट इज n माइनस 3/2, तो यहाँ पे 8 इंटू 8 माइनस 3/2, so 8 into 5/2, so that would be 40/2, or I can say 20. The number of diagonals would be 20. That's it. Option number first is my right answer. Moving to the next question. Rajneesh borrowed rupees 1500 from a bank and repaid the entire amount with the interest in 2 equal annual installment. The first installment being paid after a year. Rajneesh borrowed from the bank. If the rate of interest is 40% compounded annually, then what is the value of the each installment, right? तो आपको कैलकुलेशन से करना आप इसको कर सकते हैं, बट मैं आपको तरीका बता देता हूँ। व्हेनेवर वी हैव इंस्टॉलमेंट, तो पहला इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट, राइट, तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दैट इज 2/5। इसका मतलब 5 रुपये अगर आपके पास प्रिंसिपल है तो आप उसमें 7 रुपये आप क्या करेंगे भाई, 5 का हो जाएगा 7, तो दिस इज द अमाउंट पेड एंड दिस इज द 5 रुपीज। तो 5 रुपीज के आपको 7 देने पड़ेंगे, 2 रुपये का इंटरेस्ट है। अब इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे जो सेकेंड ईयर के लिए आपको ये जो ऊपर नंबर लिखे इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 ईयर्स के लिए क्यूब करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे 25 आएगा, 49 आएगा, स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए, स्क्वायर करेंगे 3 साल के लिए होता। मान लो अगर ये फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर भी होता तो मैं 5 का क्यूब करता और यहाँ पे भी 7 का क्यूब करता। तो प्लीज़ बी केयरफुल, जो मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप इसको बेसिक से करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट करना चाहता हूँ। ना एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि दोनों जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके पास इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है कि यहाँ पे 7 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे 49, भाई जो अमाउंट पेड है वही तो इंस्टॉलमेंट है, वही तो मैं आपको पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के इसको 7 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 7 से करेंगे, तो दैट वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये 35 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49। अब दिस इज द टोटल, अगर मैं टोटल ऐड करूंगा तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 98, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका टोटल अमाउंट पेड है। हाँ, दिस इज अमाउंट पेड अपने 2 बार में इंस्टॉलमेंट पे किया 49 रुपीज़ का। अब क्वेश्चन में 1500 रुपीज़ बोरो किया है, मतलब 60 और 98 के हिसाब से जो रुपीज़ 1500 है यहाँ पे इसने बोरो किया है प्रिंसिपल, एंड दिस इज द अमाउंट। तो आई कैन से कि यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दिस इज 25 टाइम्स, हाँ 25, तो अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आई कैन से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है भाई। 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 60 यूनिट को आप 1500 बता रहे हैं, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 25, ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब 25 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, ठीक है। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितने का था, वो 49 यूनिट्स का था ना, ये 49 का, तो 49 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 29 इंटू 5 225 भाई 22 कैरी हो जाएगा, 25 इंटू 4 122, तो हर इंस्टॉलमेंट 1225 रुपये की, ठीक है। तो दैट वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होपफुली इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन लीव योर कमेंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have the next question. How many kilogram of rice costing 60 per kg must be mixed with 24 kg of the rice costing 40 rupee, so that there may be a gain of 12% after selling the mixture at 56? तो 56 यहाँ पे सेलिंग प्राइस है एंड आफ्टर 12% गेन है, ठीक है। तो 12% का जो फ्रैक्शन होता है दिस इज 3/25, मतलब 25 रुपये आपके पास कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस पे आपको 3 रुपये कमाने हैं, तो सेलिंग प्राइस वुड बी 28, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28 की वैल्यू 56 रुपीज़ है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये के बराबर है। तो आई कैन से कि जो सीपी ऑफ मिक्सचर बनेगा, सीपी ऑफ मिक्सचर वुड बी, भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये के बराबर है, तो 25 इंटू 2, तो 50 रुपीज़ का आपके पास ये मिक्सचर बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार यहाँ से समझिए, आपको 12% गेन हो रहा है और सेलिंग प्राइस आपके पास 56 रुपीज़ है। सो कैन यू से कि जो सेलिंग प्राइस है 56 रुपीज़, 56% नहीं है, 56 रुपीज़, दैट इज एक्चुअली आप सोच के देखिए इसको, अगर आप समझते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा होगा,
सो दैट इज एक्चुअली 112% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो दैट इज एक्चुअली 112% ऑफ सीपी। यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं, दैट इज 112/100, 56 इक्वल्स टू सीपी। तो यहाँ से सीपी की जो वैल्यू आ जाएगी 50 रुपीज़ आ जाएगी। तो इट इज़ अप टू यू, आप किस प्रोसेस से करना चाहते हैं, ठीक है। तो सीपी आपको पता चल गया मिक्सचर का 50 रुपीज़ है। नाउ अगर आपने एलिगेशन थोड़ा सा भी पढ़ा है तो यहाँ पे हम मिक्सचर की सीपी लिखेंगे, दैट इज 50। पहले का जो प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी का है, एंड दूसरे का जो प्राइस है दैट इज 42, ठीक है, 42। तो ये आपने सीपी लिखा है रुपीज़ पर केजी। और यहाँ पे अगर आप डायगनली इसको माइनस करेंगे, अगर आप रूल ऑफ एलिगेशन जानते हैं तो प्लीज़ आप उसको देखिए, दिस इज 10 एंड दिस इज 26, ठीक है, 20, सॉरी यहाँ पे कितना था, 42 था, माई मिस्टेक, 42 आएगा यहाँ पे, 42, that would be 42 here. So if it is 42 then that would be 42 and this would be 8 and this would be 10, तो 4:5, हाँ 4:5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो 24 kg आपने मिक्स किया 42 वाली, तो 5 की वैल्यू जो है 24 kg है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/5 और आई कैन से 4.8। तो फिर आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 60 रुपीज़ का क्वांटिटी निकालना, तो 4 इंटू 4.8 और 19.2 kg, ठीक है। तो रूल ऑफ एलिगेशन है, प्लीज़ आप इसको देख लेना। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल बी हेल्पिंग यू। बट बेसिक अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें, रिवीजन वीडियो चल रही है तो आपको आनी चाहिए। वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे 6 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो वर्क जो है 6 आदमी है, उनकी एफिशिएंसी m है, दे आर वर्किंग 10 आवर्स पर डे एंड दे कैन बिल्ड द नंबर ऑफ डेज डी। बाय वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स पर मिनट पर डे 12 मैन कैन बिल्ड द सेम, ठीक है। हम यहाँ पे बोलता है 12 आदमी है, आदमी का मतलब एफिशिएंसी सेम रहेगी और सेम नंबर ऑफ डेज भी लेने हैं, तो नंबर ऑफ डेज भी सेम हो गए। नाउ इट इज सेइंग, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आपके पास ये आवर्स है, हाँ, तो यहाँ पे हम आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कितने आवर्स में किस काम को कर पाएंगे, तो देयर इज नो यूज ऑफ डी एंड एम से एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 2 से 5। ये 5 घंटे में इस काम को कर सकते हैं। बट एंड होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ अगेन आई एम सेइंग यू कैन कनेक्ट विद द एमबीए प्रेप का जो टेलीग्राम ग्रुप है। एंड प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करो और सेशन जो भी हैं आने वाले टाइम में उनको कंप्लीट देखना, सो दैट आपका जो मैथ्स का रिवीजन है प्रॉपरली होता रहेगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको और सब्जेक्ट चाहिए जैसे एलआर वगैरह, जीके तो मैं अपलोड करूंगा आपको डेफिनेटली, बट एलआर के सेशन आप चाहते हैं तो यू कैन लीव योर कमेंट सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सेम। एंड प्लीज़ वट एवर जो आप फॉलो करते हैं, कंटेंट को फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट फॉलो करा करिए, डेफिनेटली यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।